लेट्स स्टार्ट। लास्ट टाइम हमने पावर ऑफ लेंस तक किया था। अब मैंने पिछली क्लास में आपको सारा वो बताया था जो आपने छोटी क्लास में, जब आप छोटे बच्चे थे 10वीं कक्षा तक, वहां तक जो आपने पढ़ा था। अब आज हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे क्लास 12th एंड बियॉन्ड के रिस्पेक्ट में। जैसे ये आपने कंसेप्ट किया था लास्ट, पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस इन डायोप्टर्स इज 1 फोकल लेंथ इन मीटर्स। ये मैंने लिखवाया, आपने इतना पढ़ा था। अब हम इसको करेंगे मॉडिफाई। कैसे मॉडिफाई होगा ये, इसकी मॉडिफिकेशन। ये फॉर्मूला डायरेक्टली ऐसे नहीं लगता, इसकी क्या मॉडिफिकेशन है जरा ध्यान दीजिए। इसको हम ऐसे नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे पावर ऑफ लेंस in air, power of lens in air in diopters is 1 focal length in air in meters। मतलब ये जो एक्सप्रेशंस हैं जो हमने पावर इज इक्वल टू 1 फोकल लेंथ किया, वो सिर्फ कब एप्लीकेबल है, जब बात किसकी हो, मीडियम एयर हो। अदरवाइज ये एप्लीकेबल नहीं है, अदरवाइज ये फॉर्मूला गलत है। कैसे चलेगा वो भी अभी बताऊंगा, दूसरे मीडियम में कैसे होगा वो भी अभी बताऊंगा। सो इसको आप ऐसे याद रखोगे, फोकल पावर इन एयर इज 1 फोकल लेंथ इन एयर। फोकल लेंथ किसमें, मीटर्स में, पावर किसमें, डायोप्टर्स में। ठीक, मीडियम में कैसा खेल होता है, मीडियम के लिए पावर इन मीडियम, इसका फॉर्मूला बनता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम डिवाइडेड बाय फोकल लेंथ इन मीडियम। ये थोड़ी सी मॉडिफिकेशन है, मतलब पावर ऑफ लेंस इन मीडियम क्या होता है, पावर ऑफ लेंस इन मीडियम होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम डिवाइडेड बाय फोकल लेंथ इन मीडियम। ये फॉर्मूला है जो एक एडिशनल आपको करना है। इस पे बेस्ड आज तक सीबीएसई में क्वेश्चन नहीं आया, बट आ जाए तो आप हाथ नहीं रोक सकते, क्योंकि अब एमसीक्यूज आते हैं। एमसीक्यू में ये छोटे छोटे पॉइंट्स काम आते हैं। तो पावर किसी भी मीडियम में क्या हो जाती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम डिवाइडेड बाय फोकल लेंथ इन दैट मीडियम। ठीक, मतलब जरा ध्यान दीजिए, आपको याद होगा कि आपने रिलेशन पढ़ा है 1 फोकल लेंथ इन मीडियम इज म्यू ऑफ लेंस विद रिस्पेक्ट टू मीडियम माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। यही रिश्ता पढ़ा है आपने। Refractive index of lens with respect to medium is mu 1 focal length in medium is refractive index of lens with respect to medium minus 1/r1 minus 1/r2 means आप इसको अगर लिखो तो ये बन जाएगा mu of lens divided by mu of medium minus 1/r1 minus 1/r2। यही बनेगा कि नहीं बनेगा? अगर मैं राइट साइड एलसीएम ले लूं, यह आ जाएगा 1 focal length in medium is mu of lens minus mu of medium upon mu of medium 1/r1 minus 1/r2। और इस mu of medium को अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा mu of medium डिवाइडेड बाय फोकल लेंथ इन मीडियम इज इक्वल टू mu of lens minus mu of medium 1/r1 minus 1/r2। कहने का सिंपल सा मतलब है कि अगर मैं एयर की बात करता हूं, तो 1 फोकल लेंथ इन एयर विच इज द पावर इन एयर इज म्यू ऑफ लेंस माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। राइट, म्यू ऑफ लेंस माइनस 1/r1 माइनस 1/r2, 1/r1 माइनस 1/r2। इधर तक कोई प्रॉब्लम नहीं। बट अगर हम पावर इन मीडियम की बात करते हैं, ये हो जाएगा म्यू ऑफ मीडियम डिवाइडेड बाय फोकल लेंथ इन मीडियम
ये बन जाएगा म्यू ऑफ लेंस माइनस म्यू ऑफ मीडियम 1/r1 माइनस 1/r2। ये रिलेशंस को ध्यान में रखना है पावर के रिस्पेक्ट में। समझ में आ गई बात? ऑनलाइन सबको क्लियर बेटा? ऑनलाइन सब बच्चों को क्लियर? ये बात किसमें की? मीडियम में, और ऊपर वाले रिश्ते किसके थे? एयर के। ठीक है, पहले इतना लिखिए प्लीज, आगे ध्यान दीजिए। नेक्स्ट है कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। नेक्स्ट है कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। लिखना नहीं, समझेंगे पहले। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज कैसा होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज में दो कंसेप्ट्स हैं। पहला कॉन्सेप्ट क्या है? ध्यान दें, फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है? केस 1, नोबडी राइट्स, पहले सामने ध्यान देंगे। पहला केस, पहला कॉन्सेप्ट क्या है? इफ लेंसेज आर इन कॉन्टैक्ट, अगर दो लेंसेज आपस में कांटेक्ट में है तब इफेक्टिवली क्या होता है? जैसे आपके पास ये एक लेंस है, इसके साथ इन कांटेक्ट मैंने दूसरा लेंस रख दिया, एक की फोकल लेंथ है f1, दूसरे की फोकल लेंथ है f2, दोनों को कांटेक्ट में रखा है, तो इनका जो कंबाइंड लेंस बनेगा उसकी f इफेक्टिव कितनी होगी वो निकालना है। इफेक्टिव फोकल लेंथ निकालनी है। इफेक्टिव फोकल लेंथ के लिए आप क्या करोगे? इफेक्टिव फोकल लेंथ के लिए आप क्या करोगे? सबसे पहले फोकल लेंथ होती क्या है? ऐसा पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस वेयर इमेज इज फॉर्म्ड व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, यही होती है फोकल लेंथ। आपके पास ये दो लेंसेज हैं, पहले लेंस माना f1 वाला, अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है, फॉर फर्स्ट लेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया माइनस इंफिनिटी, इमेज डिस्टेंस क्या होगी? इसकी फोकल लेंथ, हाँ कि ना? सो इसकी इमेज कहां बन जाएगी? f1 पे। मानते हो बेटा ये? बट ये बनेगी नहीं, क्योंकि इसके साथ ही इन कांटेक्ट मैंने क्या किया हुआ है? एक और लेंस प्लेस किया हुआ है f2। सो फॉर सेकेंड लेंस, फर्स्ट का जो ऑब्जेक्ट है, फर्स्ट की जो इमेज है, वो सेकेंड के लिए क्या हो जाएगी? एज एन ऑब्जेक्ट। तो सेकेंड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो गया? प्लस f1। इमेज डिस्टेंस नहीं पता, फोकल लेंथ f2 लगाओ, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। सो 1/v कितना हुआ? 1/f2 प्लस 1/u। सो 1/v आ गया 1/f1 प्लस 1/f2। ये फाइनल इमेज का डिस्टेंस हो गया। फाइनल इमेज का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा? इफेक्टिव फोकल लेंथ, मतलब 1 अपॉन इफेक्टिव फोकल लेंथ का फॉर्मूला कितना आया? 1/f1 प्लस 1/f2, बिकॉज फाइनल इमेज must be at effective focus, हाँ कि ना? सो 1/f, जब दो लेंसेज इन कॉम्बिनेशन होंगे तो उनकी इफेक्टिव फोकल लेंथ कितनी होगी? 1/f इफेक्टिव इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। ये समझ में आया? ऑनलाइन सबको क्लियर? यस सर। दूसरा केस क्या बनता है? दूसरा केस बनता है केस 2। इफ lenses are separated by some distance, दो लेंसेज हैं, एक की फोकल लेंथ f1, दूसरे की f2, बीच में है डिस्टेंस d। इनका जो इफेक्टिव फोकल लेंथ होता है उसका फॉर्मूला होता है 1/f1 प्लस 1/f2
माइनस डी अपॉन F1 F2, ये इनकी इफेक्टिव फोकल लेंथ का फॉर्मूला होता है. बट डू नॉट यूज दिस ओनली फॉर 1 मार्क क्वेश्चंस. क्योंकि इसमें बहुत भयंकर अप्रोक्सीमेशन होती है. ये सिर्फ 1 नंबर का क्वेश्चन है, तब यूज करो ये फॉर्मूला, अदरवाइज मत यूज करो. ठीक. अदरवाइज क्या यूज करेंगे? अगर मैं इसमें ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे लेता तो इमेज कहां बनती? फोकस पे बनती. हां कि ना? मतलब सेकंड वाले लेंस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो जाता है? d माइनस F1. सो अगर मैं इस लेंस की बात करूं, फॉर सेकेंड लेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया नेगेटिव ऑफ d माइनस F1. जो इमेज डिस्टेंस होगा वो F इफेक्टिव होगा कि नहीं होगा? जो फाइनल इमेज बनेगी वो F इफेक्टिव होगा. और फोकल लेंथ तो इसकी F2 है, तो लगाएं 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f. So 1/f effective is 1/f2 minus 1/d minus f1. LCM लोगे, सिंप्लीफाई करोगे, इससे रिलेशन आएगा. बट प्लीज डू नॉट लर्न. व्हाई? बिकॉज देयर आर n नंबर ऑफ केसेस. देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये इमेज यहां से जाके आगे बने. हमें तो नहीं पता ना. तो कभी भी आप डायरेक्ट ये वाला रिलेशन मत लगाएं. ये सिर्फ तब लगाएं जब 1 नंबर का क्वेश्चन है, जिसमें आपको F1 दिया, F2 दिया और डिस्टेंस बोला, बताओ F इफेक्टिव क्या होगा. अदरवाइज क्या करोगे? ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे लोगे, फाइनल इमेज निकालोगे. ये जस्ट मैंने एक ब्रीफ बताया कि कैसे करना है. एक आधा भी क्वेश्चन में भी समझाता हूं. सो जब भी कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज का क्वेश्चन आएगा, अगर 2 लेंसेज इन कॉन्टैक्ट हैं तब आप डायरेक्टली रिलेशन लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है. बट अगर सेपरेटेड है तो मत लगाओ. कैसे करो? फर्स्ट की इमेज, सेकंड के लिए ऑब्जेक्ट, फिर सेकंड की इमेज, थर्ड के लिए ऑब्जेक्ट, अगर मल्टीपल हो तो. ठीक है. सो डू नॉट अप्लाई दिस रिलेशन, ओनली अप्लाई इफ इट्स अ 1 मार्कर क्वेश्चन, अदरवाइज डोंट. दूसरी बात इसमें एक और, अगर मैं इसको पावर की फॉर्म में लिखूं तो ये रिलेशन बन जाएगा पावर इफेक्टिव इज इक्वल टू P1 प्लस P2. अगर मैं इस केस में मैग्निफिकेशन लिखता हूं तो वो दोनों का हो जाएगा प्रोडक्ट. ओवरऑल मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय दीज 2 लेंसेज. सिमिलरली इसमें भी अगर मैं पावर का फॉर्मूला लिखता हूं तो बन जाएगा P1 प्लस P2 माइनस D P1 P2. 1/f को मैंने सीधा सीधा क्या लिख दिया? पावर लिख दिया. इसमें भी मैग्निफिकेशन का सेम रिलेशन होता है. आगे प्रूव करेंगे. मैग्निफिकेशन का रिश्ता सेम होता है. ठीक. इस पे बेस्ड क्वेश्चंस देखते हैं. जैसे ये क्वेश्चन है सामने आपके, आपको बोला अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 30. ये कॉन्वेक्स लेंस है, क्योंकि ये कॉन्वेक्स लेंस है तो फोकल लेंथ क्या लोगे? पॉजिटिव. फोकल लेंथ हो गया प्लस 30. एंड अ कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 60 आर प्लेस्ड इन कॉम्बिनेशन. तो दूसरा साथ में ही रखा हुआ है. कॉन्केव लेंस की फोकल लेंथ है 60, तो माइनस 60 हो गया. कॉम्बिनेशन में आप डायरेक्ट रिलेशन लगा सकते हो. 1/f इफेक्टिव कितना हो गया? 1/f1 प्लस 1/f2. कॉन्केव लेंस है तो फोकल लेंथ क्या लोगे? नेगेटिव. कॉन्वेक्स है तो फोकल लेंथ क्या लोगे? पॉजिटिव. तो आपके पास एलसीएम आया 60. 2 माइनस 1. एफ इफेक्टिव कितना हो गया? 60 सेंटीमीटर. 60 सेंटीमीटर की इफेक्टिव फोकल लेंथ निकली इस कॉम्बिनेशन की. आगे क्या बोला? इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 40 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम दिस. ये रहा ऑब्जेक्ट, इससे 40 सेंटीमीटर दूर. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया -40. इमेज निकालना है. 1/v माइनस 1/u इज 1/f इफेक्टिव. डायरेक्ट रिश्ता निकालिए. 1/v कितना हुआ? 1/f इफेक्टिव माइनस 1/u. 1/f इफेक्टिव कितना हुआ? 1/60 प्लस 1/40. 120 एलसीएम. बेटा उधर जाके प्लस हुआ और फिर माइनस साइन डल जाएगा. ओके, माइनस ये प्लस लिखना था. माइनस 1/40. 120 एलसीएम कितना आया? ये 2 माइनस 3, तो v कितना आ गया? -120
सेंटीमीटर्स। गॉट इट? समझ में आया? ऑनलाइन सबको क्लियर बेटा? ऑनलाइन सबको क्लियर? सो दिस कॉम्बिनेशन इज बिहेविंग एज इफ इट्स अ पॉजिटिव फोकल लेंथ आई ना कॉम्बिनेशन की, तो कैसे बिहेव कर रहा है? कॉन्वेक्स की तरह। क्लियर? और देखो अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें मल्टीपल है। दिस द लेंस कॉम्बिनेशन ऑफ 3 lenses L1, L2, L3 आर शोन इन फिगर। ये L1 दिया है बेटा, एक L2 दिया, इसके बाद कॉन्केव, और फिर एक L3 दिया। 5 और 10 है दोनों के बीच में गैप। फाइव सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर दोनों के बीच में गैप है। आपको बोला फोकल लेंथ ऑफ लेंसेज आर 10 and -10. व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ L3? लेंस कॉम्बिनेशन है, फॉर्म्स एन इमेज एट 30 सेंटीमीटर टू द राइट। यहां इमेज बन रही है 30 सेंटीमीटर पे। फोकल लेंथ ऑफ L3 निकालना है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया है 30। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 30 है, लास्ट लेंस से इमेज डिस्टेंस भी कितना है? 30। आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है थर्ड वाली लेंस की फोकल लेंथ। थर्ड वाली लेंस की फोकल लेंथ। अब इसमें आप इफेक्टिव वाला फॉर्मूला नहीं यूज करोगे। आप क्या करोगे? फर्स्ट की ये इमेज ली, फर्स्ट के लिए ये ऑब्जेक्ट लिया, इसकी इमेज निकालोगे। जो फर्स्ट की इमेज होगी वो सेकंड वाले के लिए क्या होगी? ऑब्जेक्ट। फिर जो इमेज बनेगी वो थर्ड वाले के लिए क्या होगा? ऑब्जेक्ट। और फिर फाइनल। ऐसे गेम खेलना है। तो पहले हम बात करते हैं फर्स्ट लेंस की। फॉर फर्स्ट लेंस, पहले लेंस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हुआ -30। पहले लेंस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हुआ? -30 सेंटीमीटर्स। फोकल लेंथ कितनी है फर्स्ट लेंस की? +10। इसकी दी है +10, इसकी दी है -10। F1 है +10। V निकाल सकते हो? निकालते हैं। 1/V - 1/U = 1/F। So 1/V1 is 1/F1 plus 1/U. So 1/10 minus 1/30. 30 LCM, 3 minus 1, V1 आ गया 15 सेंटीमीटर्स। सो पहले वाले की इमेज क्या बनेगी? 15 सेंटीमीटर में। मैं एक काम करता हूं, इसको ना पॉइंट ऑब्जेक्ट ले लेता हूं, इजी बनता है रे डायग्राम। ऐसे गया, ऐसे गया, इस लेंस से 15 सेंटीमीटर, 5 और 10 15, तो यहां इमेज बन रही है। मतलब ये ऐसे हो जाएगी ना। मानते हो इतनी बात? जो फर्स्ट, अब ये वर्चुअल बन गई, तो फर्स्ट वाले के लिए जो इमेज है वो सेकंड वाले के लिए क्या होगी? एज एन ऑब्जेक्ट। तो सेकंड लेंस पे आओ। सेकंड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो गया? +10। हाँ कि ना? फर्स्ट वाले की इमेज यहां पे, सेकंड वाले लेंस से कितना दूर है? 10 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो गया? +10। फोकल लेंथ कितनी है? -10। V निकालो। 1/V2 is 1/F plus 1/U। ये आ जाएगा 0। दोनों वैल्यू बराबर है। V2 आ गया इंफिनिटी। मतलब इससे रेज क्या हो गई? पैरेलल। इंफिनिटी का यही मतलब हुआ। अब आते हैं थर्ड लेंस पे। थर्ड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया इंफिनिटी। इमेज डिस्टेंस हमें गिवन है क्वेश्चन में +30। F3 आपको कैलकुलेट करना है, यही बोला है। 30 होगा ऑब्वियसली, पर फॉर्मूला अगर बाई चांस ना आता तो वैल्यू वाइज करते। 1/F3 कितना हो गया? 1/V - 1/U। सो F3 कितना आ गया? 30 सेंटीमीटर। समझ में आई बात सबको? सबको क्लियर है? फर्स्ट की इमेज, सेकंड के लिए ऑब्जेक्ट। ये पर्टिकुलर क्वेश्चन फॉर्मूले से हो रहा है, इसका आंसर आ जाएगा फाइनल फॉर्म उससे, फॉर्मूले से। सबका जरूरी नहीं है। और पर इसमें ना एक ट्रिक है, अगर वो फाइनल वो वाला फॉर्मूला लगाते हो ना तो थोड़ी कंफ्यूजन भी होगी। क्यों? क्योंकि इसमें F3 गिवन नहीं है। F3 गिवन नहीं है। ऐसा ही एक क्वेश्चन एनसीईआरटी में, उसमें F1, F2, F3 तीनों दिए हुए हैं, उसमें फाइनल इमेज निकालनी है। इसमें लास्ट में जाके उल्टा हुआ ना,
उसमें फाइनल इमेज निकालनी है, तो उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपका आ जाता है आंसर, बाकी किसी क्वेश्चन में नहीं आता। वो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस में भी करेंगे, असाइनमेंट में भी करेंगे। इतनी बात समझ में आई कैसे करना है? तो जब दो लेंसेज एक साथ जुड़े हों तब आप फॉर्मूला लगाइए, कोई टेंशन नहीं है। जब गैप आ जाए तो अवॉइड कीजिए फॉर्मूला, तब लगाइए सिर्फ जब 1 मार्कर क्वेश्चन आता है, अदरवाइज मत लगाइए। और देखिए इसमें बेस्ड क्वेश्चन आपको बोला, इन द फॉलोइंग रे डायग्राम are given the positions of object O, image I and two lenses L1, L2. The focal length of L1 is also given. Find the focal length of L2. ये लेंस गिवन है, इसकी फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर। ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है 40 सेंटीमीटर। पहले अब आगे का बनाने से पहले U पता है और फोकल लेंथ पता है, V निकाल सकते हो, पहले वो निकाल लेते हैं। फॉर फर्स्ट लेंस, फर्स्ट लेंस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो गया? -40। फोकल लेंथ कितना है? +15। V निकालते हैं, 1/V इज 1/f + 1/u। 1/15 - 1/40, 120 LCM कितना हुआ? 8 - 5 3 5/120, तो V आ गया 24 सेंटीमीटर। इससे 24 सेंटीमीटर पे इमेज बनेगी। ओके जी, तो और इससे 14 सेंटीमीटर पे कॉनकेव लेंस पड़ा है, 14 सेंटीमीटर पे कॉनकेव लेंस पड़ा है, 24 पे इमेज बन रही है। मतलब ये गैप कितना रह जाएगा? 10 सेंटीमीटर। मानते हो बेटा? इसकी फोकल लेंथ हमें निकालनी है। फाइनल इमेज दी है 30 पे, इजंट इट? मतलब सेकेंड लेंस की अगर हम बात करें, सेकेंड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो गया? +10। इमेज डिस्टेंस कितना हो गया? +30। सो 1/V - 1/U इक्वल टू 1/f। सो 1/f कितना आया? 30। 1 - 3, तो फोकल लेंथ इसकी हो गई -15 सेंटीमीटर। माइनस का मतलब क्या हुआ? कॉनकेव लेंस है, वो तो दिख ही रहा है। आया समझ कैसे खेलना है, कैसे कॉम्बिनेशन करना है? ये लॉजिक सबको क्लियर है? ऑनलाइन सबको क्लियर है? ऑनलाइन बच्चों आप सबको क्लियर है? आप सबको क्लियर है? इसी में कॉम्बिनेशन थोड़ा एक डिफरेंट तरीके का भी हो सकता है। अगर हम कर दें कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस एंड प्लेन मिरर, ओ कोई टेंशन नहीं है, कॉन्सेप्ट वही रहेगा। एक लेंस है और एक प्लेन मिरर है, लॉजिकली चीज वही रहेगी कि इमेज फॉर्म्ड बाय लेंस विल बिहेव एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ प्लेन मिरर एंड देन यू कैन फाइंड द फाइनल इमेज। जैसे लेट्स टेक एन एग्जांपल, सपोज करो, ये मैं क्वेश्चन की फॉर्म में समझा देता हूं। फॉर एग्जांपल आपको बोला वी हैव कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर and an object is placed at a distance of 60 centimeters from this lens. 60 सेंटीमीटर दूर हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया। A plane mirror is placed at a distance of 45 centimeter from lens. Find position of final image.
मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है। ध्यान से रे डायग्राम के फॉर्म में सोचो। आपको बोला क्या, कॉन्वेक्स लेंस है, फोकल लेंथ है 30, ये रहा कॉन्वेक्स लेंस, इसकी फोकल लेंथ है 30। जितनी देर में मैंने क्वेश्चन लिखा ना उतनी देर में मैं आंसर भी कैलकुलेट कर चुका हूं। पता है कैसे? थोड़े से प्रॉपर्टीज से। अभी पहले मैं करके दिखाता हूं, फिर प्रॉपर्टीज से सोचवाता हूं तुम्हें कि ओरली कैसे दिमाग लगाना है। मुश्किल नहीं होता, कंसेप्ट्स अगर आपके क्लियर हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आपने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया फॉर लेंस, कैलकुलेशन इधर, फॉर लेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है -60, फोकल लेंथ कितना है 30, v निकाल सकते हो 1/v, ये हो जाएगा 1/f प्लस 1/u, v सॉल्व करके आएगा 60। ये ओरली सोच लिया था मैंने क्वेश्चन बनाते वक्त। ऑब्जेक्ट का है 2f पे, तो इमेज कहां बनेगी, 2f पे बनेगी ना, 60 सेंटीमीटर दूर। ऑब्जेक्ट एट 2f, तो इमेज रियल बनती है, कहां बनती है, 2f पे बनती है। ओके, सो इमेज ऑब्जेक्ट 2f पे है, तो इसकी इमेज यहां बननी चाहिए 2f पे, यहां बननी चाहिए। बन रही है कि नहीं, दैट्स अ सेपरेट इशू, बट उस 60 सेंटीमीटर से पहले ही आपने यहां पे एक मिरर को रख दिया। कितनी दूर, 45 सेंटीमीटर दूर। तो यहां पे तो ये आएगा, ऐसे तो आएगा, ये बात तो समझ में आई, यूं आएगा। तो इसकी जो इमेज है वो मिरर के लिए क्या हो गई, एज एन ऑब्जेक्ट। तो मिरर के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो गया, 15। फॉर मिरर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो गया, +15। तो इमेज डिस्टेंस कितना हो जाएगा, -15। क्योंकि इसके लिए, किसके लिए, प्लेन मिरर के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस सेम होते हैं। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अगर पॉजिटिव है तो इमेज डिस्टेंस क्या होता है, नेगेटिव। क्यों, बिकॉज प्लेन मिरर की फोकल लेंथ क्या होती है, इंफिनिटी होती है कि नहीं होती, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये 15 सेंटीमीटर आगे है, तो ये 15 सेंटीमीटर इधर बन जाएगा इमेज, फाइनल इमेज। ये होगा प्रॉपर रे डायग्राम। समझ में आया, मुश्किल तो नहीं है। सेम प्लेन मिरर के साथ एक छोटा सा बवाल और है, और ये सच में बवाल है। ये वाइवा में बहुत पूछा जाता है स्कूल एग्जाम में, क्योंकि ये प्रैक्टिकल से रिलेटेड है। क्या, इफ अ प्लेन मिरर is in contact plane mirror is in contact with lens। एक प्लेन मिरर को, आई शुड से कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, देन a point where an object is placed so that image is formed at same point। जिस पॉइंट पे ऑब्जेक्ट है उसी पॉइंट पे इमेज बन जाए। क्योंकि देखो, लेंस से तो रिफ्रैक्शन होगी, मिरर से रिफ्लेक्शन होगी, रिफ्लेक्शन होगी तो रेज वापस आएंगी, वापस आएंगी तो उसी पॉइंट पे वापस आ जाएं जहां से वो शुरू हुई थी। मैंने क्या बोला, सो दैट इमेज इज फॉर्म्ड एट सेम पॉइंट एज ऑब्जेक्ट, देन दैट पॉइंट इज फोकस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। ओ बेटे की जान, ये क्या बात हुई, ये तो बड़ा भयंकर खेल हो गया। इतना भी भयंकर नहीं है, ध्यान से सोचो तो ये बहुत आसान है। जरा इधर ध्यान देना, कंसेप्ट वाइज समझना। ये एक कॉन्वेक्स लेंस है। अगर मैं इस कॉन्वेक्स लेंस से, अगर मैं इस कॉन्वेक्स लेंस के फोकस पे ऑब्जेक्ट को रख देता हूं, प्लीज पे अटेंशन, फोकस पे ऑब्जेक्ट को रख देता हूं,
तो रेज निकलेंगी और ये रेज कहां जाएंगी? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। यस और नो? थोड़ा दूर कर देते हैं, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। नाउ इफ अ मिरर इज प्लेस्ड एट राइट एंगल्स, मैंने एक प्लेन मिरर को राइट एंगल पे प्लेस कर दिया, 90 डिग्री पे अगर रेज फॉल कर रही हैं तो वो रिट्रेस करेंगी ना अपना पाथ, इसी पॉइंट पे इमेज बनेगी। रेज पे इफ रेज फॉल एट राइट एंगल टू मिरर, then they retrace their path। हां कि ना? अगर रेज मिरर के राइट एंगल पे फॉल करती हैं तो वो रिट्रेस करती हैं अपना पाथ। सो ये अगर लेंस और मिरर, प्लेन मिरर का कॉम्बिनेशन हुआ तो ये अगर ऑब्जेक्ट जिस पॉइंट पे उसी पॉइंट पे इमेज बनेगी, अगर ये पॉइंट कौन सा है? फोकस। क्योंकि फोकस होगा तभी पैरेलल बनेगी, अगर पैरेलल होगा तभी रिट्रेस होगा कि नहीं होगा। सेम गोज विद, ये तो मैंने प्लेन मिरर बोला, एग्जैक्ट सिमिलर कॉन्सेप्ट है अगर मिरर लेंस के साथ कोई दूसरे मिरर का कॉम्बिनेशन हो। जैसे सपोज करो ये लेंस है, ये भी वर्ड्स में भी लिख दूंगा, ये लेंस है, ये ऑब्जेक्ट है, यहां से रेज निकली, ये इधर जाना चाहती है, अगर मैं यहां पे रख देता हूं कॉन्वेक्स मिरर सो दैट ये उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो, तब भी रेज क्या करेंगी? रिट्रेस करेंगी पाथ। क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ से जो रेज आती हैं वो क्या करती हैं? रिट्रेस करती है ना अपना पाथ, रिट्रेस करके सेम पॉइंट पे इमेज फॉर्म करेंगी। सो इफ रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम मिरर goes towards center of curvature from lens, goes towards center of curvature of mirror, then they will retrace their path। अपने पाथ को वो क्या करेंगी? रिट्रेस करेंगी। क्या ये लॉजिक सबको क्लियर है बेटा? ऑनलाइन वालों आप सबको क्लियर है? यस सर। सो यही चीज देखो, प्लेन मिरर में भी यही कॉन्सेप्ट है, बट प्लेन मिरर में क्या हुआ? प्लेन मिरर में क्या हुआ कि जो प्लेन मिरर था उसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर या आप कह दो सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां था? इंफिनिटी पे था। सो उसमें अगर पैरेलल बीम आई थी, मतलब फोकस पे अगर ऑब्जेक्ट था, तो उसी पॉइंट पे क्या बन गई? इमेज बन गई थी। ये बात क्लियर? सब बच्चों को समझ में आ गया बेटा? ऐसा एक क्वेश्चन करें, ऐसा एक क्वेश्चन करें। जी सर। देखिए सामने ऐसा एक क्वेश्चन करते हैं। आपको बोला सामने देखिए बेटा, आपको क्वेश्चन बोला अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20, एक कॉन्वेक्स लेंस है, फोकल लेंथ 20, साथ साथ रे डायग्राम जरूर बनाओ, चीजें इजी हो जाती है। एंड अ कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 आर प्लेस्ड कोएक्सियली। अभी बना लूंगा उसको कहीं। कॉन्केव मिरर है, मुझे नहीं पता वो इधर है कैसे, कितना मतलब इमेज कहां बनेगी, तो मैं बाद में बनाऊंगा उसको। मैंने अभी किस डाटा को पेंडिंग छोड़ दिया बाद में देखने के लिए, कॉन्केव मिरर को बाद में बनाऊंगा जिसकी फोकल लेंथ है 10। ओके, आर प्लेस्ड कोएक्सियली 50 सेंटीमीटर अपार्ट।
an incident beam parallel to its principal axis is incident on a convex lens. ओके जी, एक पैरेलल बीम आती है, वो कॉन्वेक्स लेंस पे इंसिडेंट है. सो यानी फॉर लेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हुआ? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हुआ? माइनस इंफिनिटी. फोकल लेंथ कितना है? 20 सेंटीमीटर्स. इमेज कहां बन जाएगी? इमेज आ जाएगी 20 पे. हां कि ना? फोकस पे ही बनती है ना. ओके, यहां इमेज बन रही है इसकी. अब जो वो था मिरर, वो इससे कितनी दूर था? 50 सेंटीमीटर दूर. कौन सा मिरर था? कॉनकेव. ये मिरर था, ये रहा कॉनकेव मिरर. कितनी दूर है? 50 सेंटीमीटर दूर. ये गैप्स कौन से दिए होते हैं? पोल्स के दिए होते हैं. 50 सेंटीमीटर दूर है. देखो अब अंदाजा हो गया ना कि उससे गैप ज्यादा है. ये गैप कितना दिया हुआ है? 20. ये कितना निकल गया? 30. यस और नो? मानते हो? ओके. कहां गया? लोकेट द पोजीशन ऑफ द फाइनल इमेज फॉर्म ड्यू टू दिस कॉम्बिनेशन. फाइनल इमेज. अब आ जाते हैं मिरर पे. फॉर मिरर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो गया? -30. रेडियस ऑफ कर्वेचर इसकी फोकल लेंथ दी है, कॉनकेव मिरर है तो -10. v निकालना है. क्या लगेगा? 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f. मिरर है ना, ध्यान से गलती मत करना. 1/v माइनस 1/30 इज इक्वल टू -1/10. सो 1/v आ गया 1/30 माइनस 1/10. 30 एलसीएम 1 - 3. v आ गया -15 सेंटीमीटर. तो इससे रेस जाएंगी इधर, इससे जाएंगी इधर, और ये इधर मीट कर जाएंगी. समझ में आई? ऑलवेज गो स्टेप बाय स्टेप. इकट्ठा कभी मत जाइए. जितना आप एक साथ जाने की कोशिश करेंगे उतना क्वेश्चंस आपको क्या करेंगे? तंग करेंगे. तो बिल्कुल एक साथ मूव नहीं करना. हमेशा एक स्टेप बनाइए, फिर दूसरे स्टेप पे आइए, फिर उससे अगला स्टेप करिए. क्लियर? और देखें, एक और देखिए ऐसा क्वेश्चन. ध्यान दीजिए. क्वेश्चन में आपको बोला a point object O is placed at a distance of 30 centimeter from convex lens. Step by step. ये रहा convex lens. एक पॉइंट ऑब्जेक्ट आपने कहां प्लेस किया? 30 सेंटीमीटर दूर. ठीक है. कॉन्वेक्स लेंस ऑफ पावर 4 डायोप्टर्स. इसकी पावर दे दी 4 डायोप्टर्स. तो फोकल लेंथ हो गई 1/4 मीटर्स, मतलब 25 सेंटीमीटर्स. ये इसकी हो गई फोकल लेंथ. आगे क्या बोला? इट इज ऑब्जर्व्ड that when a convex mirror is kept on the right side at a distance of 50 centimeters, the image formed by this combination is observed to coincide with the object itself. ओ तेरी, मतलब क्या हुआ? रिट्रेसिंग हुई. रिट्रेसिंग कब होती है? जब इमेज कहां बन रही हो? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे. ये देखो, ये केस यही बताया था. फाइनल रिट्रेस करके सेम पॉइंट पे कब आती है? जब इमेज, फर्स्ट वाले की इमेज कहां बन रही हो? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे. तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इसकी इमेज बन रही होगी. मतलब इस सिचुएशन के हिसाब से ऑब्जेक्ट ये दिया, पहले वी निकाल लेते हैं, फिर आगे बनाते रहेंगे. 1 फॉर लेंस, पहले लेंस की बात करते हैं. फॉर लेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हुआ -30, फोकल लेंथ है 25. 1/v इज 1/f प्लस 1/u. सो 1/25 माइनस 1/30. 150 एलसीएम. 6 - 5. v आ गया 150 सेंटीमीटर्स. इसकी जो इमेज है वो 150 सेंटीमीटर पे बनेगी. और मिरर आपने कितनी दूर रखा है? 50 सेंटीमीटर दूर. यहां मिरर है. मिरर कितनी दूर बोला है? 50 सेंटीमीटर. रेज ऐसे जाएंगी, रेज ऐसे जाएंगी. 150 सेंटीमीटर यहां पे इमेज बनेगी.
यहां इमेज बननी चाहिए, बट उससे पहले ही क्या हो गया, रिट्रेसिंग हो गई। रिट्रेस होगी मतलब ये जो पॉइंट होगा ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा कि नहीं होगा। सिंस रेज आर रिट्रेसिंग, therefore image formed by lens must be at center of curvature of mirror. Therefore radius of curvature कितना आ गया, 100 सेंटीमीटर। 150 था ना, उसमें से 50 माइनस करो, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना हो गया, 100 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितनी हो गई, 50 सेंटीमीटर। क्या निकालना है, फोकल लेंथ निकालनी थी, आंसर आ गया। आया मजा, क्लियर? ऑनलाइन सबको समझ में आया, लॉजिक समझ में आया बेटा? ठीक है ना, लिखना आराम से हो जाएगा, पर मेन है ये कंसेप्ट। और इंटरेस्टिंग बात, किताबों में नहीं है ये सीधा एज अ क्वेश्चंस आते हैं। ये जो मैंने क्वेश्चन किया है सीबीएसई सैंपल पेपर का क्वेश्चन है, और ये तब भी नहीं था एनसीईआरटी में, अब भी नहीं है। कुछ टीचर्स आपको बोल देंगे कि बेटा कॉम्बिनेशन कोर्स में नहीं है, वो पहले भी नहीं लिखा हुआ था कोर्स में, जब ये आया था उसमें तब भी नहीं लिखा हुआ था कोर्स में। रे ऑप्टिक्स कोर्स में है, रिफ्लेक्शन कोर्स में, रिफ्रैक्शन कोर्स में, इसमें वही लग रहा है, इसमें और कुछ नहीं लग रहा। सो इस सिलेबस में है, ठीक है। कई टीचर्स बोलेंगे बेटा कोर्स में नहीं है, करने की जरूरत नहीं है। अरे करना है भाई, करना है, बिल्कुल करना है, क्योंकि आप ये सारे कॉन्सेप्ट्स करोगे आपके प्रैक्टिकल्स इजी हो जाएंगे। प्रैक्टिकल्स में और करते क्या हो, प्रैक्टिकल्स में यही करते हो अगर आप ध्यान से सोचो तो। कॉम्बिनेशंस है ना, उसमें कॉम्बिनेशंस प्रैक्टिस आपने किया होगा ना, कॉन्वेक्स मिरर यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस, ऐसे ऐसे प्रैक्टिकल्स किए ना, फोकल लेंथ निकालने वाले, रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने वाले, उनमें यही सब कॉन्सेप्ट्स यूज होते हैं। ठीक है, और क्लियर होंगे, क्वेश्चंस और करने पड़ेंगे। ये बात समझ में आई? एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और, इसको बोलते हैं सिल्वरिंग ऑफ लेंस। ये एक लेंस है, इस लेंस के पीछे वाली साइड को सिल्वरिंग कर दी हो, मतलब होगा क्या, अब इफेक्टिव फोकल लेंथ कितनी होगी, अब होगा क्या, यहां से जो ऑब्जेक्ट है, पहले लाइट क्या करेगी, रिफ्रैक्शन होगी, फिर रिफ्लेक्शन होगी, फिर रिफ्रैक्शन होगी। तो इसकी जो फोकल लेंथ बनेगी वो बनती है 1/4 फोकल लेंथ ऑफ लेंस प्लस 1/4 फोकल लेंथ ऑफ मिरर, क्योंकि ये वाला सरफेस कैसे बिहेव करेगा, एज अ मिरर, प्लस 1/4 फोकल लेंथ ऑफ लेंस, क्योंकि दूसरी बार 2 बार लेंस से पास हुई है लाइट, एक बार आते वक्त, फिर रिफ्लेक्ट हुई, और फिर वापस आते वक्त। सो इस केस में इफेक्टिव फोकल लेंथ का रिलेशन रहेगा 2/4 फोकल लेंथ ऑफ लेंस प्लस 1/4 फोकल लेंथ ऑफ मिरर। आई बात समझ? क्लियर? आ जाते हैं आज के लास्ट टॉपिक पे। ये जो टॉपिक है ये एज अ टॉपिक बुक्स में नहीं है, एज अ न्यूमेरिकल दिया हुआ है। नाम आपको शायद कहीं ना मिले इसका, इसको बोलते हैं न्यूटन्स डिस्प्लेसमेंट मेथड। यहां पे भी आ गया न्यूटन। आप मुझे बताइएगा, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस नाम पता होना चाहिए। आप एक बात मुझे बताओ, अगर एक लेंस है आपके पास, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 30 पे है, इमेज डिस्टेंस लेट्स से 50 बन रही है फॉर एग्जांपल, सेम लेंस पे अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 50 कर दूं तो इमेज डिस्टेंस 30 आएगी कि नहीं आएगी? सोचो। मैंने बोला यहां सामने देखो, ये एक लेंस है, ये एक लेंस है, यहां मैंने ऑब्जेक्ट रख दिया x डिस्टेंस दूर, यहां मुझे इमेज मिल रही है, थोड़ा ना गैप थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, यहां मुझे इमेज मिल रही है y डिस्टेंस दूर, लेट्स सपोज। ये सिचुएशन क्लियर? अब अगर मैं उल्टा कर दूं, उल्टा कर दूं मतलब इस सिचुएशन में इफेक्ट फॉर्मूला क्या बनेगा, 1/f। इस सिचुएशन में u कितना हो गया, -x,
v कितना हो गया प्लस y, 1/v माइनस 1/u कितना बनेगा 1/y प्लस 1/x। हाँ कि ना, यही होता है ना 1/f, यही होगा ना 1/f। अब अगर मैं इंटरचेंज कर दूं, इंटरचेंज करने का मतलब जितना पहले ऑब्जेक्ट डिस्टेंस था वो अब क्या बना दूं इमेज डिस्टेंस, और जो पहले इमेज डिस्टेंस था वो ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। मतलब अगर मैं ऑब्जेक्ट को यहां प्लेस कर दूं, लेंस को यहां प्लेस कर दूं, सो दैट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाए y, इमेज डिस्टेंस ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा x। इमेज डिस्टेंस ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा x। ऐसा क्यों होगा, इस सिचुएशन के लिए u कितना हो गया -y, v कितना हो गया +x। अब 1/v माइनस 1/u निकालो, कितना आएगा 1/x प्लस 1/y। ओ बेटा ये तो वापस वही आ गया ना जो ऊपर वाला है। सो अगर आप ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं, इट डजंट मेक अ डिफरेंस एट द पोजिशंस, बट इट डू मेक अ डिफरेंस इन मैग्निफिकेशन, बिकॉज मैग्निफिकेशन क्या होती है v/u, वो तो बदल जाएगा ना। मतलब फर्स्ट वाली सिचुएशन में, अब मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, मैं वैल्यूज ले रहा हूं। लेट्स सपोज मैं यहां पे ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को, ऑब्जेक्ट की हाइट को h0 ले लेता हूं, इमेज की हाइट को i1 ले लिया। यहां ऑब्जेक्ट का हाइट अभी भी h0 है, या o ले लेते हैं, o, इधर भी कितना होगा o, इधर हाइट मान ली i2। तो जो ऊपर वाली सिचुएशन है, इधर h2/h1 is v/u, y/-x। नीचे वाला जो सिचुएशन है, इसमें h2/h1 is v/u, x/-y। हां कि ना, हां कि ना, दोनों को मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाइंग 1 and 2, मेरे पास आएगा i1 i2/o² is 1। मतलब ऑब्जेक्ट की हाइट क्या होगी √i1 i2। i1 i2 फर्क होंगे, क्योंकि पहले अगर मैग्नीफाइड इमेज बन रही है तो अब क्या बनेगी डिमिनिश्ड बनेगी ना, क्योंकि पहले मैग्नीट्यूड y/x है, अब मैग्नीट्यूड x/y है। तो अगर पहले मैग्नीफाइड है तो अब क्या बनेगी डिमिनिश्ड, और अगर पहले डिमिनिश्ड है तो बाद में क्या बनेगी मैग्नीफाइड। इंटरेस्टिंग बात बताऊं, ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, नाम नहीं यूज किया उसने, वर्ड्स यूज किए। उसने क्या बोला, फॉर टू डिफरेंट पोजिशन ऑफ लेंस, फॉर टू डिफरेंट पोजिशन ऑफ लेंस, सेम ऑब्जेक्ट हैज टू डिफरेंट इमेजेस। प्रूव दैट द ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज स्क्वायर रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इमेज। ये प्रूव करने को आया, ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, और ये कंसेप्ट है ही नहीं, किताबों में नहीं है। एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है जो इस पे बेस्ड है, अभी वो भी बताऊंगा। ये समझ में आया, पहले बताओ। कॉन्सेप्ट तो इजी है ना, पर एक बार पढ़ा होना चाहिए ना, तब आप दिमाग में तो तब चीज आएगी जब आपने वो उस दिमाग के उस खाने को खोला होगा। आपको पता ही नहीं जिस बारे में, तो एग्जाम में सोचोगे कैसे, वो तो कंफ्यूजन ही क्रिएट होगी। आई समझ। इसी से कुछ ऐसे रिलेशंस भी हम इसमें डिराइव कर लेते हैं जो हमारे सीबीएसई में हम यूज नहीं करेंगे, मैं तो एटलीस्ट नहीं करूंगा। एंट्रेंसेस में आप खुला यूज करो, कौन से रिलेशंस उसको ध्यान दो। अगर इसमें मैं रिलेशंस बनाना चाहता हूं, कॉपी, ध्यान देना प्लीज। मैंने बोला ये डिस्टेंस कैपिटल डी मान लिया ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में, और ये डिस्टेंस स्मॉल डी मान लिया, दोनों लेंसेज की इनिशियल और फाइनल पोजीशंस के बीच में। जरा इधर ध्यान दो, नाम क्या है, न्यूटन्स डिस्प्लेसमेंट मेथड। डिस्प्लेसमेंट किस में हुई, लेंस में, ठीक है, ठीक है। अब जरा इधर ध्यान दें, इसमें मैं लिख सकता हूं कैपिटल डी इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। कोई शक किसी को यहां तक? कैपिटल डी को मैं क्या लिख सकता हूं, एक्स प्लस वाई लिख सकता हूं। ऑनलाइन किसी को दिक्कत यहां तक? कैपिटल डी को मैं एक्स प्लस वाई लिख सकता हूं,
अगर मैं स्मॉल डी की बात करूं तो y इज स्मॉल डी प्लस एक्स, यहां से लेकर यहां तक ये y है, y कितना हुआ स्मॉल डी प्लस एक्स, तो स्मॉल डी कितना होगा y माइनस एक्स, हाँ कि ना। दोनों को अगर मैं जोड़ दूं मेरे पास 2y आ गया d प्लस डी, दोनों को अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो 2x कितना आ गया 2x, दिस माइनस दिस करूं तो कैपिटल D माइनस स्मॉल डी, यहां तक कोई दिक्कत। कहने का भाव यह है कि y आ गया d प्लस डी बाई टू, x आ गया d माइनस डी बाई टू। अब फर्स्ट सिचुएशन में फोकल लेंथ निकालते हैं, फोकल लेंथ निकालते हैं। फर्स्ट इस सिचुएशन में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है माइनस एक्स, इमेज डिस्टेंस कितना है प्लस वाई। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना माइनस एक्स, इमेज डिस्टेंस कितना प्लस वाई। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो गया नेगेटिव ऑफ डी माइनस डी बाई टू, इमेज डिस्टेंस क्या हो गया पॉजिटिव ऑफ डी प्लस डी बाई टू। मतलब 1 बाय एफ इज 1 बाय वी माइनस 1 बाय यू, साइन चेंज हो जाएगा। एलसीएम लोगे 4d अपॉन डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, तो फोकल लेंथ का रिलेशन आया डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अपॉन 4d। नॉट इन सीबीएसई। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन में आप ये वाला रिश्ता इस्तेमाल नहीं कर सकते, पर ये बात समझ में आ गई। दोनों ही सिचुएशन में मैंने मान लिया इस सिचुएशन में जो मैग्निफिकेशन है वो m1 है, इस सिचुएशन में जो मैग्निफिकेशन है वो m2 है, तो जो m1 होगी वो कितनी है, m1 की वैल्यू कितनी है बताओ, y बाई एक्स, इमेज डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, हाँ कि ना। m1 की जो वैल्यू है वो कितनी है v बाई यू होती है, v बाई यू होती है। तो जब v बाई यू इसमें सब्सटीट्यूट करूंगा तो मेरे पास रिलेशन क्या आएगा, इमेज डिस्टेंस कितना, मैग्नीट्यूड अगर देखूं तो ये y बाई एक्स आता है, y बाई एक्स, y बाई एक्स, y बाई एक्स, d प्लस डी अपॉन डी माइनस डी। और सेकेंड केस में जो होगा वो हो जाएगा x अपॉन y, ये हो जाएगा d माइनस डी अपॉन डी प्लस डी। यस और नो, एनी प्रॉब्लम टू एनीवन, किसी बच्चे को कोई शक। दोनों को अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं m1 माइनस m2, मेरे पास आएगा d प्लस डी अपॉन डी माइनस डी माइनस डी अपॉन डी प्लस डी। सिंप्लीफाई डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, ये आ गया d प्लस डी का होल स्क्वायर माइनस डी का होल स्क्वायर। सॉल्व करके आ जाएगा 4dd अपॉन डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। यस और नो, हाँ कि ना। अब जरा ऊपर से रिश्ता देखो, डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अपॉन 4d कितना है f, तो ये बन गया d बाई एफ। तो यानी एक और रिलेशन आया आपके पास, फोकल लेंथ को आप लिख सकते हो d अपॉन m1 माइनस m2। ये भी रिलेशन है, अगेन ये भी सीबीएसई में नहीं है, नॉट इन सीबीएसई। सीबीएसई के लिए कितना लॉजिक जरूरी है, ये जो पिछले पेज पे किया, ये जो आगे के रिलेशंस हैं ये आपके एंट्रेंसेस में काम आएंगे, सीबीएसई में इनका कोई काम नहीं आएगा। पर ये लॉजिक समझ में आ गया ना, लॉजिकली तो मुश्किल नहीं है, कंसेप्ट यही है। आज का छोटा सा होमवर्क, छोटा सा नहीं थोड़ा ज्यादा है, असाइनमेंट में टॉपिक 9.38 न्यूमेरिकल्स हैं, ज्यादा नहीं है, मात्र 34 प्लस टॉपिक 9.39 कंसेप्चुअल्स। बहुत हैवी है ये, बहुत हैवी राइडर्स हैं, ज्यादा ये भी नहीं है, मात्र 32 है। और ये टफ है, ये टफ है, भले ये सॉल्व्ड है नोट्स में, पर इनमें डाउट ज्यादा आएंगे। न्यूमेरिकल्स में कम आएंगे डाउट, इनमें डाउट ज्यादा आएंगे। मुझे अगली क्लास तक खत्म चाहिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।